नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पैशन ऑफ एजुकेशन में। दोस्तों, आज मैं लाया हूं आपके लिए कक्षा 10 से विज्ञान और विज्ञान के 3 पार्ट हैं। पहला है रसायन विज्ञान, दूसरा है जीव विज्ञान और तीसरा है भौतिक विज्ञान। तो दोस्तों, हम आपको रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान तीनों विज्ञान के बारे में पढ़ाएंगे। और दोस्तों, आपको हाई स्कूल का पूरा कोर्स इसी यूट्यूब चैनल पर फ्री मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों, बने रहिए, हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। तो यहाँ पे आज हम आपको बताने जा रहे हैं कक्षा 10 का विज्ञान और उसका पहला पार्ट रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान में आज हम बताएंगे आप लोगों को पहला चैप्टर रसायन विज्ञान का दिया गया है। इसमें रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण। तो इसमें सबसे पहले दोस्तों आज हम जान लेते हैं कि रासायन विज्ञान क्या होता है और रासायनिक अपक्रिया या रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो आज दोस्तों हम एक नए तरीके से सारी चीज़ों को समझेंगे और इनके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। तो सबसे पहले आज हम जान लेते हैं यहाँ पे कि सबसे पहले रासायन विज्ञान किसे कहते हैं। तो रासायन विज्ञान यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, लिखा है कि रासायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत या फिर जिसमें तत्व के गुणों या फिर तत्वों के बारे में और कह रहा है कि एवं रासायनों यानी कि जो केमिकल्स होते हैं, बहुत सारे केमिकल्स, जैसे हमारे पास H2SO4 हो गया, ये भी एक प्रकार का केमिकल्स होता है। HCl हो गया, ये भी एक प्रकार का केमिकल्स है। NaCl हो गया, ये बहुत सारे अन्य आते हैं यहाँ पे, तो जो यौगिक होते हैं और बहुत सारे इनमें से केमिकल्स होते हैं। तो वही रसायनों यानी कि रासायनों के बारे में जानकारी मिलती है या फिर इनके बारे में हम इस विज्ञान में उनका अध्ययन करते हैं, रसायन विज्ञान कहलाती है। तो दोस्तों अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ लेते हैं, रासायनिक अपक्रिया के बारे में जान लेते हैं कि रासायनिक अपक्रिया क्या होती है। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखते हैं रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं। तो दोस्तों, इसमें बताया गया कि रासायनिक अपक्रिया वह अपक्रिया जिसमें एक या अधिक पदार्थ परस्पर अपक्रिया करके अर्थात पुनः व्यवस्थित होकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, रासायनिक अपक्रिया कहलाती है। दोस्तों, यहाँ पे बताया गया है कि जो रासायनिक अपक्रिया होती है वह अपक्रिया की है जिसमें एक या फिर एक से अधिक, यानी कि एक भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकते हैं, जो पदार्थ आपस में परस्पर अपक्रिया करके यानी कि जुड़ करके अर्थात पुनः व्यवस्थित होकर यानी एक सही रूप में शुद्ध रूप में आपस में जुड़ करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, रासायनिक अपक्रिया कहलाती है। जैसे दोस्तों यहाँ पे हम समझेंगे इसके एग्जाम्पल से। तो यहाँ पे इसके एग्जाम्पल से समझ लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे दिया गया है सोडियम और प्लस दिया गया है और यहाँ पे ऑक्सीजन। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहली बात यहाँ पे ये होती है कि इसमें आपको दो एलिमेंट्स यानी कि दो तत्व दिए गए। पहला दिया गया सोडियम और दूसरा दिया गया ऑक्सीजन। तो यहाँ पे सोडियम यहाँ पे एक तत्व हो गया, दूसरा हमारा ऑक्सीजन हो गया। जब हम सोडियम और ऑक्सीजन से जब क्रिया कराते हैं या फिर अपक्रिया कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है Na2O, यानी कि इसका नाम होता है सोडियम ऑक्साइड। और दोस्तों अब यहाँ पे हम जान लेते हैं कि सबसे पहले ये अभिकारक क्या है और उत्पाद क्या आते हैं। तो जो हमारा रिएक्शन सिंबल होता है यानी कि अपक्रिया का जो चिन्ह होता है, उसके जो बाएं तरफ यानी लेफ्ट साइड जो लिखा होता है वो होता है अभिकारक है, और राइट साइड में जो लिखा होता है उस सिंबल के, उसको बोलते हैं उत्पाद। अभिकारक यानी जिन चीज़ों को हम अपक्रिया में पहले लेते हैं उसको बोलते हैं अभिकारक, और उनको क्रिया कराने के बाद जो बाद में बनता है उसको बोलते हैं दोस्तों उत्पाद। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और इसमें आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके हम बता देते हैं। तो इसमें जब कोई भी पदार्थ आपस में जुड़ करके, चाहे वो एक पदार्थ हो या दो पदार्थ जुड़ करके या फिर पुनः व्यवस्थित होकर के नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो वो जो नया पदार्थ बनता है वो पहले पदार्थों के गुणों से भिन्न होता है, अर्थात अलग होता है। यानी कि यहाँ पे सोडियम और ऑक्सीजन के गुण वो अलग अलग हैं, लेकिन ये आपस में क्रिया करके जब हमारा उत्पाद बनता है तो यहाँ पे जो यौगिक बनता है या जो पदार्थ बनता है उसके भौतिक एवं रासायनिक गुण जो होते हैं
हैं वो दोस्तों इन दोनों के गुणों से अलग होते हैं। तो चलिए दोस्तों अब आगे जो है हम यहाँ पे बढ़ते हैं कि रासायनिक अपक्रिया की पहचान के बारे में, कि जो है रासायनिक अपक्रिया को कैसे पहचान सकते हैं कि रासायनिक अपक्रिया हुई है या फिर रासायनिक अपक्रिया नहीं हुई है। तो चलिए दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं रासायनिक अपक्रिया की पहचान के बारे में। चलिए दोस्तों तो अब हम जान लेते हैं रासायनिक अपक्रिया की पहचान के बारे में कि रासायनिक अपक्रिया हुई है या नहीं हुई है, तो इसको जो हम कैसे पहचानेंगे। तो यहाँ पे जो है किसी रासायनिक अपक्रिया को निम्नलिखित परीक्षणों के आधार पर पहचाना जा सकता है। आपको इसमें से कुछ जो है परीक्षण दिए गए हैं। परीक्षण मतलब होता है जांच करना। तो जो है यहाँ पे आपको कुछ परीक्षण ऐसे दिए गए हैं जिनसे हमको जानकारी मिल सकती है कि रासायनिक अपक्रिया हुई है या फिर नहीं हुई है। तो दोस्तों सबसे पहले हम आ जाते हैं इस पे जो रासायनिक अपक्रिया की पहचान के लिए दिया गया है परीक्षण, वो है नंबर 1 अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन यानी कि उसकी स्थिति जो होती है उसमें अगर परिवर्तन हो रहा है या फिर होता है तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अपक्रिया हुई है। जैसे दोस्तों मान लीजिए हमारे पास कोई 2 ठोस पदार्थ हैं और उनको हमने गर्म किया और गर्म करने पर वो जो है द्रव पदार्थ में या फिर जो है गैस अवस्था में अगर परिवर्तित हो जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि इस पे जो है रासायनिक अपक्रिया हुई है। तो दोस्तों इसके बाद जो है नेक्स्ट आगे दिया गया रंग में परिवर्तन। अगर जो है हमारे अभिकारक को लेने के बाद अगर उत्पाद में कोई रंग में परिवर्तन हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर भी रासायनिक अपक्रिया हुई है। तो दूसरा हमारा परीक्षण ये हो गया रंग में परिवर्तन है। और आगे तीसरा जो है कह रहा है गैस का निष्कासन। अगर गैस का निष्कासन यानी कि निष्कासन मतलब होता है बाहर निकलना, अगर गैस बाहर निकलती है तो भी हम कह सकते हैं कि रासायनिक अपक्रिया हो रही है या फिर हुई है। तो इसके बाद जो है नेक्स्ट आगे दिया गया 4 नंबर ताप में परिवर्तन। और अगर उसके टेम्परेचर में चेंजमेंट हो रहा है या उसके ताप में बदलाव हो रहा है तो भी अपक्रिया हो रही है। और इसके बाद लास्ट में दिया गया अवक्षेप का निर्माण। अवक्षेप का निर्माण, अवक्षेप मतलब होता है कि कोई ऐसा काला पदार्थ जिसका कोई जो है उस पर उपयोग ना हो, तो ऐसे पदार्थ को हम बोलते हैं अवक्षेप बोलते हैं दोस्तों। तो क्या बोलते हैं? अवक्षेप बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है अगर अवक्षेप का निर्माण हो रहा है यानी कि अगर अवक्षेप बन रहा है तो भी जो है हम कह सकते हैं कि रासायनिक अपक्रिया हो रही है। इसके बाद दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं तो आगे हमें दिया गया है रासायनिक समीकरण, यानी कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो दोस्तों जब किसी रासायनिक अपक्रिया में प्रयुक्त किए गए या प्रयुक्त किए या प्रयोग किए गए पदार्थ को उसके प्रतीकों के द्वारा या उसके सिंबल जिसको बोलते हैं, तो उसके प्रतीकों के द्वारा व्यक्त करने से जो समीकरण प्राप्त होता है या जो समीकरण हमें मिलता है उस समीकरण को ही हम क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो दोस्तों ये बात हो सकता है आपको समझ में आ गई होगी। जो है फिर से एक बार हम बता देते हैं कि जो है रासायनिक समीकरण जो है, तो जब किसी रासायनिक अपक्रिया में प्रयुक्त किए गए यानी कि प्रयोग किए गए पदार्थ को जो है उसमें जो पदार्थ हम क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं, तो उसको जो है अगर हम वहाँ पे पदार्थ का नाम ना लिख करके उसका जो है प्रतीक, प्रतीक का मतलब होता है कि किसी बड़ी वस्तु के नाम को छोटे शब्दों में या फिर अल्फाबेट में या फिर नंबर से एक प्रकार से कोड भाषा में तो जो है व्यक्त करते हैं, तो उसको बोलते हैं सिंबल, यानी कि छोटी चीज से। तो जो है जब हम किसी रासायनिक अपक्रिया में प्रयुक्त किए गए पदार्थ को उसके प्रतीकों के द्वारा व्यक्त करते हैं यानी दर्शाते हैं, तो उससे जो समीकरण प्राप्त होता है उस समीकरण को ही हम क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो दोस्तों जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए एग्जाम्पल से कि यहाँ पे है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, यानी कि हमने हाइड्रोजन गैस ली और ऑक्सीजन गैस ली और दोनों से हमने क्या किया? यहाँ पे क्रिया कराया, यानी कि अपक्रिया कराई। और अपक्रिया कराने के बाद दोस्तों हमारे यहाँ पे बनता है जल। तो यहाँ पे दोस्तों इन दोनों के जो है नाम लिखे हैं, हाइड्रोजन का नाम लिखा हुआ है और ऑक्सीजन का नाम लिखा है,
और यहाँ पे है जो दोस्तों जल। तो हमें पता है कि हाइड्रोजन का प्रतीक क्या होता है, ऑक्सीजन का प्रतीक क्या होता है और जल का प्रतीक क्या होता है। तो दोस्तों हाइड्रोजन का प्रतीक होता है दोस्तों H, यानी कि H2 लिखते हैं, और जो ऑक्सीजन होता है दोस्तों इसको लिखते हैं O2 लिखते हैं। वैसे तो इसका जो प्रतीक होता है ऑक्सीजन का O होता है, हाइड्रोजन का जो है दोस्तों क्या होता है, तो हाइड्रोजन का होता है H। लेकिन हाइड्रोजन जो है कभी भी केवल H नहीं लिखा जाता है, अगर H लिखते भी हैं तो उसको बड़े बॉक्स में लिखते हैं और उसको बोलते हैं नवजात बोलते हैं दोस्तों, चाहे फिर वो ऑक्सीजन हो या फिर हाइड्रोजन हो। तो जैसे यहाँ पे देख लीजिए नवजात कब बोलते हैं, तो मान लीजिए जब ऐसे ब्रैकेट में यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट बना हुआ हो और इस पे जो है H लिखा हो, तो यहाँ पे तब सिंगल में लिखा जा सकता है, लेकिन इसको यहाँ पे बोलेंगे नवजात हाइड्रोजन। अगर H की जगह पे ऑक्सीजन यानी O कर देते तो यहाँ पे हो जाता नवजात ऑक्सीजन। तो दोस्तों हो सकता है बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे जो है हाइड्रोजन को लिखेंगे H2 प्लस ऑक्सीजन को लिखेंगे O2, और यहाँ से जब हमने क्रिया कराई तो यहाँ से हमें प्राप्त होता है H2O दोस्तों। क्या प्राप्त होता है? H2O। तो यहाँ से दोस्तों ये जो अभिक्रिया है अभी भी संतुष्ट नहीं, यानी संतुलित नहीं है। तो अब यहाँ से हम इसको संतुलित कैसे करेंगे दोस्तों? तो हमें पता है कि जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन के यहाँ पे संयोजकता दोस्तों होती है -2, और हाइड्रोजन की संयोजकता होती है दोस्तों यहाँ पे +1। तो यहाँ पे इसके 2 हैं, यानी +2 से वहाँ पे गुणा करेंगे तो 2 1 कम 2 आए, यानी कि प्लस की 2 ही संयोजकता आएगी। लेकिन इसकी दोस्तों -2 होती है, तो -2 का प्लस से 2 कराएंगे तो आ जाएगा 4। तो जो कि यहाँ पे कोई आपस में जो है कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों जो है हम क्या करेंगे, इसके आगे लिख लेंगे 2, यानी 2 से हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2H2, और यहाँ पे हो जाएगा O2। अब यहां से हम करेंगे तो आ जाएगा दोस्तों 2H2O। अब देखेंगे तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन थे, तो 2 का गुणा करेंगे ऑक्सीजन तो हो जाएगा 2 ऑक्सीजन हो जाएंगे, और 2H2 यानी कि 2 दूनी 4, तो यहाँ पे 2 दूनी 4, 4 हाइड्रोजन है और 2 क्या दोस्तों ऑक्सीजन। तो अब यहाँ से जो है हमारी अभिक्रिया संतुलित है दोस्तों। हो सकता है आपको जो है किसी एक वीडियो में आप लोगों को जो है किसी जो तत्व होते हैं उनकी संयोजकता के बारे में हम बता देंगे, और जितनी सारी बेसिक चीज़ें होती हैं दोस्तों सारी चीज़ें आपको इस चैनल पे बताई जाएंगी। बस आपको इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब करने के बाद किसी दूसरे चैनल में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको क्लास 10th का मैथ, साइंस, सोशल साइंस और हो सकता है आपको इंग्लिश का भी इसमें जो है इंग्लिश सब्जेक्ट का भी जो है नॉलेज, और जो है आपको सारी चीज़ें इसमें मिल जाएंगी दोस्तों। तो जो है इससे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो चलिए जो है हम आज आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों तो आगे हम बढ़ते हैं अगली हेडिंग के। अगली हेडिंग दी गई है रासायनिक समीकरण लिखना, यानी कि जो रासायनिक समीकरण होता है उसको जो है हम कैसे लिखते हैं, हमें कैसे लिखना चाहिए, जो है सारी चीज़ इसमें बताई गई। तो हर एक चीज़ को जो हम एक एक टॉपिक को अच्छी तरीके से समझेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे जो है रासायनिक समीकरण लिखने में ये बताया गया है दोस्तों, इसको हम कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले कि जो रासायनिक समीकरण में अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को, यानी कि जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो रासायनिक समीकरण जो होता है उसमें जो अभिकारक होते हैं, अभिकारक जब अभिक्रिया कराई जाती है तो उत्पाद में परिवर्तन होता है। तो वही कह रहा है अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को, यानी अभिकारक से उत्पाद बनने जब बनता है तो उसके मध्य तीर का निशान लगाकर दर्शाया जाता है। यानी कि जब कोई भी रासायनिक समीकरण होता है और उसमें अभिक्रिया कराई जाती है तो जब अभिकारक होता है वो क्रिया करके उत्पाद बनाता है, तो अभिकारक से उत्पाद जब बनता है तो उनके बीच में जो है तीर का निशान लगाकर उनको व्यक्त किया जाता है। तो इसके बाद आगे दोस्तों अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच जो अभिक्रिया होती है उसमें जो रासायनिक समीकरण होता है उसमें जो अभिकारक पाए जाते हैं तो अभिकारकों के बीच प्लस का चिन्ह लगाकर उन्हें बाईं ओर लिखा जाता है, यानी कि जो तीर के लेफ्ट साइड लिखा जाता है दोस्तों। और इसी प्रकार उत्पादों के बीच में भी योग यानी प्लस का चिन्ह लगाकर उन्हें दाईं ओर लिखा जाता है। यानी कि जो अभिकारक होते हैं अभिकारक को तीर के बाईं ओर
जो है प्लस लगाकर लिखा जाता है, और जो उत्पाद होते हैं इनको तीर के दाईं ओर प्लस का चिन्ह लगाकर दोस्तों लिखा जाता है। इसके बाद तीर का जो सिरा होता है वो उत्पाद की ओर होता है। तीर का जो सिरा होता है, जैसे दोस्तों यहाँ पे देखो दिया गया है, ये तीर का सिरा जो है वो उत्पाद की ओर, तो वही कह रहा है इसमें कि जो तीर का सिरा होता है दोस्तों वो उत्पाद की ओर होता है, और यह जो है क्या करता है, अपक्रिया की होने की दिशा को बताता है कि अपक्रिया किस दिशा से किस दिशा की ओर हो रही है। तो जैसे इसमें दोस्तों देखेंगे तो अपक्रिया इस तरफ से इस तरफ यानी बाएं से जो है दाईं ओर अपक्रिया हो रही है। अब दोस्तों यहाँ से एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जैसे कह रहा था कि रासायनिक अपक्रिया में या रासायनिक समीकरण में जो अभिकारक होते हैं उनके उत्पाद में परिवर्तन, तो जैसे यहाँ पे आप देखोगे दोस्तों तो यहाँ पे लिखा है Mg यानी कि मैग्नीशियम प्लस O2 यानी कि ऑक्सीजन, ये यहाँ पे दोनों दिए गए हैं। अगर एक होता तो बीच में प्लस नहीं लगाते, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक या जो है एक से अधिक का बहुत सारे हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, तो कई सारे यहाँ पे अभिकारक हो सकते हैं। तो जब कई सारे अभिकारक होते हैं तो उनके बीच में जो है प्लस का चिन्ह लगाकर दोस्तों जो है उनको व्यक्त किया जाता है, और उसके बाद जब अपक्रिया कराई जाती है तो अभिकारक का उत्पाद में परिवर्तन जब हो रहा होता है तो उनके बीच तीर का निशान लगाकर जो है दोस्तों व्यक्त करते हैं। इसके बाद दोस्तों आगे जो है यहाँ पे कह रहा है कि जो अभिकारक होता है उनके बीच में प्लस का चिन्ह लगाकर उन्हें बाईं ओर लिखते हैं, जो कि यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ देखो, जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम है प्लस ऑक्सीजन, 2 अभिकारक दिए गए तो इनके बीच में जो है प्लस का चिन्ह लगाकर हमने इनको व्यक्त कर दिया है। और उत्पाद में भी कह रहा है कि जो है प्लस का चिन्ह लगाकर, लेकिन जो अभिकारक होता है वो अभिक्रिया का जो यहाँ पे तीर का निशान जो होता है उसके बाईं ओर होता है, और उत्पाद जो है वो अभिक्रिया के दाईं ओर। यहाँ पे दोस्तों केवल एक ही उत्पाद बन रहा है, इसलिए यहाँ पे हमने प्लस का चिन्ह नहीं लगाया है, लेकिन बहुत सारी ऐसी अपक्रियाएं होती हैं जिनमें जो है कई सारे उत्पाद भी बनते हैं, तो वहाँ पे दोस्तों जो है हम क्या करते हैं कि वहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा करके जो दोस्तों उनको व्यक्त करते हैं। इसके बाद आगे कह रहा है कि जो तीर का सिरा होता है वो जो है उत्पाद की ओर होता है, तो जैसा कि यहाँ पे दोस्तों देखो यहाँ पे लिखा है कि तीर का निशान जो दिख रहा है वो किस तरफ दिख रहा है, यहाँ पे जो है उत्पाद की ओर दिख रहा है। आगे जो है और ये जो तीर का निशान होता है ये जो है अपक्रिया की दिशा को बताता है कि अपक्रिया किस दिशा से किस दिशा की ओर हो रही है। तो दोस्तों इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं, जैसे कि अभी यहाँ पे देखो अभी हमारे पास एक ही उत्पाद था तो यहाँ पे हमने प्लस का चिन्ह नहीं लगाया, लेकिन दूसरा एक हम यहाँ पे कोई भी रासायनिक अपक्रिया ले लेते हैं जिसमें से हमें क्या होगा कि कई सारे जो है उसमें अभिकारक भी होंगे और उसमें कई सारे उत्पाद भी बनते हैं। चलिए दोस्तों आगे हम देखते हैं। चलिए दोस्तों, तो जैसे कि यहाँ पे हमने देख लिया है कि अब हमारे पास कोई दूसरा एक एग्जांपल ले लिया हमने, जैसे कि यहाँ पे लिया C2H5Cl जिसका नाम होता है एथिल क्लोराइड दोस्तों। तो क्या नाम होता है इसका, एथिल क्लोराइड। इसके बाद जो है दोस्तों आगे लिया हमने दूसरा जो अभिकारक लिया है वो हमारे पास है KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद दोस्तों जो है अब यहाँ से जब हमने यहाँ पे C2H5Cl यानी कि एथिल क्लोराइड प्लस KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दोनों अभिकारकों को जो है लेकर के इनके बीच में प्लस का चिन्ह लगाकर व्यक्त किया है, और इनकी जो हमने क्या किया है कि रासायनिक अपक्रिया की है। तो यहाँ से जो है हमने तीर का निशान लगा दिया, ये हमारा अभिकारक था, ये यहाँ से जो है हमने अभिकारक लिख लिया, और इसके बाद दोस्तों अब यहाँ से जो है ये उत्पाद में परिवर्तित हो रहे हैं तो यहाँ पे हमें उत्पाद मिलते हैं। अभी तक दोस्तों हमारे पास एक उत्पाद था तो हम वहाँ पे प्लस का चिन्ह लगाकर नहीं लिखते थे, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो है हमें 2 उत्पाद भी प्राप्त हुए हैं। तो जब यहाँ से हम C2H5Cl यानी कि एथिल क्लोराइड की पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अपक्रिया कराएंगे तो हमें बनेगा C2H5, और यहाँ से KOH जो है वो इसके साथ जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे C2H5OH। और दोस्तों ये सूत्र जो होता है वो होता है एथिल एल्कोहल, जिसको हम केवल एल्कोहल भी बोल सकते हैं। और यहाँ से जो K है वो Cl के साथ क्रिया करके बना देता है, K जो है दोस्तों यहाँ पे जो है KCl होना चाहिए, तो यहाँ पे बन जाता है दोस्तों KCl। तो यहाँ से जो है KCl हमारा बनता है पोटेशियम क्लोराइड। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे तो इस पे 2 अभिकारक हैं यहाँ पे दोस्तों, और 2 ही हमारे क्या हैं उत्पाद भी हैं। तो इस तरीके से अगर हमारे पास कई सारे अभिकारक होंगे तो उनके बीच में प्लस का चिन्ह लगाकर दोस्तों व्यक्त करेंगे, और जो है कई सारे अगर उत्पाद भी बनते हैं तो उनके बीच में भी जो है क्या करेंगे प्लस का चिन्ह लगा करके उनको व्यक्त करेंगे। और बस फर्क ये होता है कि जो अभिकारक होते हैं वो तीर के बाईं ओर होते हैं और जो उत्पाद होते हैं वो तीर के दाईं ओर होते हैं दोस्तों। चलिए इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं और आगे हम पढ़ लेते हैं कि जो संतुलित रासायनिक समीकरण होता है इसका महत्व क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। इसके बाद जो है चलिए देखते हैं दोस्तों।
चलिए दोस्तों, तो अब आगे हम पढ़ते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है। तो जो है हमें जो रासायनिक समीकरण होता है उसको संतुलित करना ही आवश्यक क्यों है, उसको असंतुलित हम क्यों नहीं रख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है इसमें बताया गया है कि किसी भी रासायनिक अपक्रिया में द्रव्यमान ना तो निर्माण होता है, यानी कि जो द्रव्यमान होता है, यानी कि जो उस पे उसका वेट होता है, उसका जो मास दिया होता है, जो उसका द्रव्यमान होता है, वो ना तो किसी रासायनिक अपक्रिया में उसका निर्माण होता है, यानी कि ना तो उस पर बनता है, और ना ही विनाश, और ना ही उसका जो है विनाश होता है, यानी कि और ना ही वो नष्ट होता है। यानी कि कोई भी रासायनिक अपक्रिया हो उसमें द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है, यानी कि द्रव्यमान ना तो बनता है और ना ही द्रव्यमान उसमें नष्ट होता है। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो रासायनिक अपक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात, यानी कि जब रासायनिक अपक्रिया करने से पहले और जब रासायनिक अपक्रिया हो जाए उसके बाद तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है। यानी कि जितना अभिकारक जब होता है तो वहाँ पे अपक्रिया नहीं हुई होती है, और जब अभिकारक से उत्पाद बनता है तो अपक्रिया हो जाती है। तो वही कह रहा है कि रासायनिक अपक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के जो है परमाणुओं की जो संख्या होती है, यानी कि जो है वहाँ पे तत्वों की जो संख्या होती है वो समान रहती है। इसलिए हमें असंतुलित समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। यानी कि जब उसमें सीधा पहले बता दिया गया है कि जो द्रव्यमान होता है, यानी कि जो परमाणु होता है, वो उसका उसमें ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। अर्थात हम जितना अभिकारक लेंगे उत्पाद हमें उतना ही प्राप्त होना चाहिए। तो जैसे दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखें तो जैसे हमारे पास असंतुलित समीकरण देख लीजिए यहाँ पे दोस्तों, असंतुलित समीकरण जैसे, तो असंतुलित समीकरण क्या है, तो यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, असंतुलित समीकरण जैसे कि यहाँ पे दिया गया है Mg प्लस O2 और रिएक्शन सिंबल यहाँ पे MgO। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो अभिक्रिया है यह अभिक्रिया असंतुलित अभिक्रिया है। क्यों है दोस्तों असंतुलित अभिक्रिया? क्योंकि अगर यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास Mg और O यानी ऑक्सीजन, Mg यानी मैग्नीशियम, O यानी कि ऑक्सीजन, तो यहाँ पे Mg का हमने एक लिया तो एक हमारे यहाँ पे आ गया जो कि बिल्कुल सही है। लेकिन ऑक्सीजन के हमने यहाँ पे दो लिए हैं, यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन का केवल एक परमाणु आ रहा है। अर्थात इसमें पहले ही बता दिया गया है कि जो द्रव्यमान होता है उसका ना तो निर्माण होता है, यानी ना तो इसमें बनता है और ना ही विनाश होता है और ना ही इस पे जो है वो नष्ट होता है। तो हमने यहाँ पे लिया है तो जितना हम अभिकारक लेंगे उत्पाद हमें उतना ही प्राप्त होना चाहिए। अगर उतना उत्पाद प्राप्त नहीं हो रहा है तो अभिक्रिया कहीं ना कहीं असंतुलित है, तो हमें जो है उसको संतुलित करना ही पड़ेगा। तो यहाँ से जो है ये अभिक्रिया असंतुलित है। संतुलित अभिक्रिया अगर हम देखें तो यहाँ से जो है जैसे हमारे पास दूसरा कोई हम मान लेते हैं, यहाँ पे तत्व ले लेते हैं, जैसे कि अभी हमने लिया H2 मान लीजिए ले लिया, और उसके बाद यहाँ से ले लिया हमने O2। तो यहाँ से जो है हमने क्रिया कराया तो बन गया H2O। तो यहाँ पे आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे भी अगर अभी भी ये असंतुलित अपक्रिया है, लेकिन इसको संतुलित हम कैसे करते हैं वो देख लिए दोस्तों। तो यहाँ से जो है H2 प्लस O2, तो यहाँ से बनता है H2O। तो H2 के तो यहाँ पे दो आ गए, लेकिन ऑक्सीजन के यहाँ पर दो नहीं आए हुए हैं दोस्तों। तो यहाँ से जो है ऑक्सीजन के हमें दो लाने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें दो से गुणा करेंगे। तो यहाँ से दो दूनी चार, यानी कि हाइड्रोजन के चार होने चाहिए और ऑक्सीजन के कितने होने चाहिए, दो। अब यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, दो से गुणा कर देते हैं। तो दो का जब ऑक्सीजन से गुणा करेंगे तो दो एक कम दो, यानी ऑक्सीजन के दो आ गए जो कि हमने अभिकारक में लिया था दोस्तों। अब जो है उसके बाद दो दूनी चार, यानी हाइड्रोजन के कितने लिए थे दोस्तों यहाँ पे, तो दो दूनी चार, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के हमारे चार आ गए। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं दोस्तों कि ये जो अभिक्रिया है ये हमारी संतुलित अभिक्रिया है दोस्तों। क्या है? संतुलित अभिक्रिया है। तो दोस्तों जो है इसके बाद आगे के जो है क्वेश्चन या आगे का जो टॉपिक है दोस्तों, तो वो जो है अब लेके आएंगे नेक्स्ट डे या अगले वीडियो में दोस्तों। तब तक जो है आप हमारे जो है यूट्यूब चैनल पे बने रहिए और जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए दोस्तों। और आपको इस पे पूरा जो है हाई स्कूल और क्लास 9th का पूरा कोर्स इसी में मिलेगा दोस्तों। चलिए, तो इसके बाद दोस्तों जो है